हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक से चल रही होगी। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 6 के न्यू लॉन्गमैन विस्टास बुक के हिस्ट्री के चैप्टर्स, तो उसी सीरीज में उसी क्रम में आज मैं आपको पढ़ाऊँगा और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा ट्रेड एंड कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड्स। ये जो चैप्टर नंबर 10 है ना, ट्रेड एंड कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड्स, इसको आज हम लोग पूरे डिटेल में वन बाय वन, लाइन बाय लाइन मैं एक्सप्लेन करूँगा और आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले अगर आप लोगों ने बाकी चैप्टर्स के वीडियो नहीं देखे हैं, जैसे चैप्टर नंबर 11, 10, चैप्टर 5, चैप्टर 4 के वीडियोज़ नहीं देखे हैं, तो मेरे चैनल पे विज़िट करिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, वहाँ मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूँगा, तो वहाँ से आप बाकी चैप्टर्स के भी देख सकते हैं। फ़िलहाल हम लोग चैप्टर नंबर 10 पे आते हैं और इसको मैं लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ। बहुत जल्द मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊँगा जिसमें हिस्ट्री के सभी चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 1 से लेकर के, और टोटल आपके इसमें कितने चैप्टर्स हैं ज़रा मैं देख लेता हूँ। हिस्ट्री में टोटल 12 चैप्टर्स हैं, 1 2 लेके 12 है। तो मैं एक ऐसा वीडियो आपको बनाऊंगा जिसमें सभी 12 चैप्टर के एक्सरसाइज, यानी कि उसमें फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स वगैरह सबके आंसर में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। चलिए फिलहाल इस वीडियो में हम लोग ध्यान देते हैं। चैप्टर का नाम है ट्रेड एंड कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड्स। इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ इंडो ग्रीक। तो इंडो ग्रीक का मतलब क्या होता है? इंडो का मतलब इंडिया से है और ग्रीक का मतलब यानी ग्रीस कंट्री से है। ग्रीस एक कंट्री आपके यूरोप में, जिसे हिंदी में यूनान देश कहते हैं। तो यूनान देश की सभ्यता एक महान सभ्यता थी। अगर कुछ एंशियंट कल्चर्स की बात किया जाए तो उन एंशियंट कल्चर्स में आपका चाइनीज़ सिविलाइजेशन आता है, फिर ग्रीक सिविलाइजेशन आता है, रोमन सिविलाइजेशन आता है, ठीक है। और सबसे पुरानी की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन आपका आता है, ठीक है। आर्यन सिविलाइजेशन आता है। तो ये आपके जो इंडो ग्रीक जो थे, ये क्या थे? तो ये ओरिजिनली कहाँ के रहने वाले थे? तो ग्रीक कंट्री के थे, यूनान देश के थे ये। और ये पुराने समय में क्या करते, अपने ज़मीन का विस्तार करने के लिए, अपने एक्सपैंड करने के लिए, उस समय तो ये सब चलता रहता था, वार होता रहता था, युद्ध होता रहता था, युद्ध में राजा जीतते रहते थे। और उस समय कोई बाउंड्री तो थी नहीं, छोटे मोटे देश तो थे, लेकिन देश कंट्री जो इस समय जिस फॉर्म में कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जर्मनी, रशिया, चाइना, जो अपने प्रेजेंट टाइम में वो जिस फॉर्म में है, जिस रूप में है, उस टाइम वैसा नहीं था। उस टाइम राजा हुआ करते थे, एम्पायर हुआ करता था, और वो जितने पे रूल करते थे वही उनका एरिया होता था, बाकी एरिया खाली रहता था। और ये राजा आते जाते रहते थे, ठीक है। किसी शहर पे अगर किसी किंग का रूल है तो दूसरा किंग आता था, उसको हरा देता था वॉर में, फिर वो किंग बन जाता था, फिर वो अपने हिसाब से रूल करता था। तो द इंडो ग्रीक ऑक्युपाइड अ लार्ज पार्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द सेकेंड सेंचुरी। कह रहा है कि सेकेंड सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में, यानी कि 101 से लेकर के और 150 तक की बात कर रहा है। वो जो समय था, उस समय ग्रीक देश के, यूनान देश के रहने वाले, ठीक है, कुछ ऐसे रूलर थे जो इंडिया के बॉर्डर पे आकर के, ठीक है, और उन्होंने सेंट्रल एशिया में कुछ हिस्सा और कुछ हिस्सा अफ़गानिस्तान में इन्होंने जीत लिया था। तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो कह रहा है, तो नॉर्थ वेस्टर्न जो पार्ट आपका है इंडिया का, उस समय जो इंडिया का पार्ट था वो अफ़गानिस्तान से शुरू होता था। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का एरिया था। फ़िलहाल अफ़गानिस्तान पाकिस्तान दोनों कंट्रीज आजकल इंडिया से बाहर हैं। किसी समय अफ़गानिस्तान भी हमारे में ही था और पाकिस्तान भी हमारे में ही था। तो उस समय जब अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान इंडिया था, ठीक है, हमारी ही वो धरती थी। मौर्य सम्राट, गुप्त साम्राज्य वहाँ पे राज किया, मौर्य सम्राट वहाँ पे राज किया करते थे। अशोक और चंद्रगुप्त ने वहाँ पे राज किया। तो उस ज़माने में उसका बॉर्डर रशिया से और चाइना से भी मिलता था,
और सेंट्रल एशिया कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान वगैरह से भी बॉर्डर्स, उज्बेकिस्तान वगैरह से बॉर्डर्स मिलते थे। तो ये उधर ही आए और आ करके वहाँ के कुछ हिस्सों पे कब्जा कर लिया। वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंडो ग्रीक रूलर वॉज मिनेंडर और मिलिंद। उनमें से जो सबसे फेमस आपका इंडो ग्रीक रूलर था, जो यूनानी मूल का था, यूनानी ग्रीक ओरिजिन का था और इंडिया के क्षेत्र में आके वो रूल किया, उसमें मिनांडर या मिलिंद नाम का राजा सबसे फेमस था। अंडर द ग्रीक्स अ न्यू स्कूल ऑफ आर्ट नोन एज गांधार स्कूल। तो ये जो यूनानी जो आए और इंडिया में अफ़गानिस्तान से कुछ हिस्सों पे उन्होंने कब्जा कर लिया, वहाँ पर रूल करने लगे, तो ये अपने साथ मूर्ति बनाने का एक आर्ट लेकर के आए। भाई हर देश का आर्ट होता है, हर देश की कला होती है, हर देश में पेंटिंग, मूर्तियाँ, ठीक है, बिल्डिंगें बनाने का अलग अलग स्टाइल होता है, अलग अलग शैली होता है। तो ये जो यूनान के जो थे, ये इंडो ग्रीक इनको बाद में कहा जाने लगा, भारतीय यूनानी कहा जाने लगा इनको। तो ये अपने साथ एक आर्ट लेकर गए थे मूर्ति बनाने की, जिसे गांधार कहा जाता था। गांधार क्यों कहा जाता था? क्योंकि कांधार नाम का एक जगह था अफगानिस्तान में, तो उसी जगह से इन्होंने ये मूर्तियाँ बनाना शुरू किया। तो गांधार से ये गांधार आर्ट इसका नाम पड़ गया। डेवलप एट गांधार में ही ये, ठीक है, डेवलप हुआ। इन दिस स्टाइल द इमेज ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्व शोड डिस्टिंक्ट ग्रीक फीचर्स। और सबसे पहले जिस देवता की मूर्ति बनाई गई, जिसकी मूर्ति बनाई गई, वो गौतम बुद्ध थे, भगवान बुद्ध थे। बुद्ध की मूर्तियाँ बहुत बड़े पैमाने पर बनाई जाने लगी और उसमें कुछ ग्रीक फीचर भी होते थे उस मूर्तियों को बनाने में। द स्कूल फ्लरिश्ड बोथ अंडर द इंडो ग्रीक एंड कुशान्स। तो इंडो ग्रीक रूलर के, राजाओं, किंग के या राजाओं के समय भी ये आर्ट बड़ा फेमस हुआ, इसका प्रचार प्रसार हुआ। और इंडो ग्रीक के बाद जो कुषाण नाम के जो लोग राज करने आए, बाद में वो रूलर बने, इंडो ग्रीक को हरा करके वो रूलर बने। तो उनके समय भी ये मूर्ति बनाने की जो गांधार कला थी, जो गांधार स्टाइल था, वो बड़ा फेमस हुआ। उसके बाद से आपको ये आपकी हेडिंग दी है शक। शक कौन थे भाई? द शक वेयर द नोमैडिक ट्राइब ऑफ सेंट्रल एशिया। शक जो थे सेंट्रल एशिया, यानी कि ये, ठीक है, पश्चिम एशिया का जो जगह है, ठीक है, एशिया मैप आप अगर बनाएंगे अपने मैप में देखेंगे, अपने कॉपी पे बनाएंगे, तो एशिया का बीचों बीच जो हिस्सा पड़ता है, जो सेंट्रल है, सेंट्रल पॉइंट जहाँ पे है, तो वहाँ पे पाए जाने वाले जो देश हैं उन्हें सेंट्रल एशिया के देश कहते हैं। जैसे उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, ये जो आपके देश हुए, ठीक है, इराक हो गया, ये सारे देश आपके सेंट्रल एशिया में गिने जाते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल एशिया के ये क्या थे? तो नोमैडिक ट्राइब थे। ट्राइब मतलब ये आदिवासी लोग थे, जंगली लोग थे, कबीले वाले लोग थे और नोमैडिक थे। नोमैडिक का मतलब होता है खानाबदोश। खानाबदोश का मतलब क्या होता है कि इनका कोई रहने का फिक्स स्थान नहीं होता है। ये हर बार अपना क्या कर लेते, ठिकाना या अपना घर बदल देते हैं। जहाँ टेंट लगा दिया वहीं इनका घर हो जाता था। जहाँ इनके जानवरों को चरने के लिए घास मिलती थी, वही अपने डेरा जमा लेते थे, वही रहने लगते थे। फिर कुछ दिन वहाँ रहते थे, खाना ख़त्म होता था तो फिर खाने की तलाश में या दूसरे किसी जगह चले जाते थे। तो इस प्रकार का घूमंतु, घूम घूम करके जो जीवन बिताते थे, उन्हें हम क्या कहते थे? नोमैडिक ट्राइब कहते थे। दे वर रिप्लेस्ड द इंडो ग्रीक्स। और ये जो कुषाण, ये जो शक थे, शकों ने क्या किया कि इंडो ग्रीकों को रिप्लेस कर दिया, उनको हरा करके उनके जगह पे अपने रूल करने लगे। देमसेल्व एट तक्षशिला। और इन्होंने सबसे पहले अपना प्रभुत्व कहाँ पे स्थापित किया, अपना राज कहाँ पे स्थापित किया? तो तक्षशिला में। इस समय तक्षशिला कहाँ पे है? तो पाकिस्तान में पड़ता है, रावलपिंडी के आसपास का इलाका है। एंड मथुरा। और शकों ने तक्षशिला और मथुरा, इन दो जगहों पे अपना प्रभुत्व स्थापित किया, अपना राज स्टेट स्थापित किया। दे कंटिन्यू टू रूल टिल अबाउट द 4th सेंचुरी। और लगभग इन्होंने 4th सेंचुरी तक, यानी 400 तक जो है कि क्या किया, इन्होंने रूल किया।
400 का मतलब आज के 2300 ईयर्स पहले। 2025 चल रहा है ना, तो 2025 में से आप 400 माइनस कर दीजिए, तो कितना बचेगा आपका? 2025 में 4 माइनस करेंगे तो 1625 आपका आएगा। उतने 100 साल पहले की बात है ये। द मोस्ट फेमस ऑफ द शक रूलर वॉज रुद्रदामन। और इन शक राजाओं में, शक परंपरा के राजाओं में जो सबसे प्रतापी, जो सबसे शक्तिशाली, जो सबसे पावरफुल रूलर हुआ, किंग हुआ, उसका नाम था रुद्रदामन। और इसका रूल करने का टाइम क्या था? 130 सीई से लेके 152 सीई तक था, यानी इसने 22 ईयर्स राज किया। हिज पर्सनल एंड मिलिट्री अचीवमेंट्स आर हाईलाइटेड इन द फेमस जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। जूनागढ़ नाम के जगह से एक इंस्क्रिप्शन मिला है, यानी कि पत्थरों पे खोद खोद के लिखा हुआ एक मिला है, जब खुदाई हुई तो मिला था उसमें। उसमें इसके बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है। उस पत्थरों पे जो खुदाई हुई, जो इंस्क्रिप्शन पाए गए हैं, उसमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। कुषाण, अब शकों के बाद कुषाण आए। द शक वेयर सक्सीडेड बाय द कुषाण्स। और जो शक थे, शकों के बाद कुषाण आ गए। कुषाण कौन थे भाई? हु बिलोंग टू द यू ची ट्राइब लिविंग इन द नेबरहुड ऑफ चाइना। चाइना के बगल में, चाइना के पड़ोस में, ठीक है, यू ची नाम की एक जाति हुआ करती थी। ये भी ट्राइब ही थे, आदिवासी टाइप के लोग थे ये, ठीक है। ट्राइबल ये पीपल थे, कहीं यानी कबीले में रहते थे, जंगलों में रहा करते थे। द कुषाण रूल मिंटेड लार्ज अमाउंट्स ऑफ गोल्ड। इन्होंने शकों को हरा करके उनके जगह पे अपने हावी हो गई है, इनका टाइम आ गया, ये रूल करने लगे। तो कुषाणों के बारे में फेमस क्या है कि इन्होंने सबसे ज़्यादा गोल्ड के सिक्के चलाए। सोने के जो सिक्के थे इनके समय बहुत ज़्यादा यूज हुए। दे ऑल्सो स्टार्टेड प्रैक्टिस ऑफ कार्विंग द पोर्ट्रेट एंड रूलर्स ऑफ द कॉइन्स। और ये क्या करते थे, इनके समय एक सिस्टम चलने लगा कि जो सिक्के ढाले जाते थे, जो सिक्के बनाए जाते थे, तो उन सिक्कों पे ये अपने राजा की, यानी रूलर, जो शासक होते थे, जो रूलर होते थे, उनकी तस्वीरें उकेर देते थे। वो तस्वीरें उस पर बना दी जाती थी। द कुषाण्स वेयर इंस्ट्रूमेंटल इन द कुषाण्स वेयर इंस्ट्रूमेंटल इन इनकरेजिंग इंडियाज। ये जो कुषाण थे, ठीक है, ये क्या थे? थे इंस्ट्रूमेंटल इन इनकरेजिंग इंडियाज ट्रेड विथ सेंट्रल एशिया। तो कुषाणों ने क्या किया? अब हम लोग अगले पेज पे चलते हैं, आगे अगले पेज पे मिलेगा ट्रेड विथ सेंट्रल एशिया। तो जो कुषाण लोग थे ना, इन्होंने प्रयास किया कि सेंट्रल एशिया के देशों से इनका ट्रेड स्थापित हो जाए, यानी बिजनेस रिलेशन स्थापित हो, यानी ये आराम से उधर बिजनेस कर सकें, वहाँ के लोग यहाँ करके बिजनेस कर सकें। अब उस ज़माने में जो भी व्यापार होता था, जो भी खरीदी बिक्री होती थी, क्योंकि बिजनेस तो शुरू से रहा है, व्यापार ट्रेडिंग तो शुरू से रही है। केम टू कंट्रोल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट, नेमली सिल्क रूट। और वहाँ व्यापार करते करते धीरे धीरे इन्होंने वहाँ तक अपनी पहुँच बना ली, और वहाँ से एक रास्ता जाता था जिसको सिल्क रूट कहा जाता था। ये सिल्क रूट क्या था? तो चीन से ले करके, और आप चीन से ले करके और आपका ये तिब्बत या कश्मीर होते, लद्दाख होते, ठीक है, चीन से तिब्बत होकर के लद्दाख होते हुए और अफ़गानिस्तान होते हुए सीधे ये उसके यहाँ से फिर तुर्की होकर के यूरोप पहुँच जाते थे ये। तो चीन में जो रेशम बनता था, आज भी चीन जो है कि रेशम का, सिल्क का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और सबसे बड़ा सेलर है। तो प्रेजेंट टाइम की बात मैं कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन, प्रोडक्शन कहाँ होता है? चीन में होता है। सेकंड नंबर पे आपका इंडिया आता है। तो ये, लेकिन ये प्रेजेंट की बात है, उस समय भी यही था। उस समय भी सिल्क का सबसे ज़्यादा अगर प्रोडक्शन होता था तो वो चाइना में होता था, और चाइना से पूरे यूरोप में बेचा जाता था। तो किस रास्ते बेचा जाता था? तो चाइना से लोग तिब्बत आते थे, व्यापारी जो इसका बिजनेस करते थे, तिब्बत आकर के ये लद्दाख में घुसते थे। लद्दाख से आप आते थे अफ़गानिस्तान में, अफ़गानिस्तान से होकर के अफ़गानिस्तान से, और ये वाया ईरान या बीच में कोई और कंट्री पड़ता था, उसके थ्रू तुर्की पहुंचते थे,
जिसको कुस्तुनतुनिया कहा जाता था, कॉन्स्टेंटिनोपल कहा जाता था। और तुर्की के इस पार आपका एशिया है, तुर्की के उस पार आपका यूरोप है। तुर्की से ही यूरोप आपका शुरू हो जाता है, यही रास्ता था। तो उस अफ़गानिस्तान वाले इलाके में, और जो लद्दाख से अफ़गानिस्तान को एरिया जोड़ता था, उस पर कुषाणों का राज था। कुषाण उस पर रूल करते थे। तो उस रास्ते का जो भी टैक्स होता था वो कुषाण वसूलते थे। कनिष्क, द मोस्ट पॉपुलर ऑफ द कुषाण रूल वॉज कनिष्क। और कुषाणों के वंश में, कुषाणों के डायनेस्टी में जो सबसे शानदार, जो सबसे पावरफुल राजा हुआ, रूलर हुआ, उसका नाम था कनिष्क। ये बगल में राइट साइड में आप जो सिक्का देख रहे हैं, ठीक है, ये सिक्का कनिष्क के समय में ही चलाया गया था। किसके समय चलाया गया था? कनिष्क के समय चलाया गया था। और ये प्योर गोल्ड का सिक्का था। देखिए उसमें कनिष्क की तस्वीर भी उकेरी गई है, बनाई गई है। द कुषाण एम्पायर एट दिस पीक एक्सटेंडेड टू सांची इन मध्य प्रदेश। कुषाणों का जो एम्पायर था, जब अपने चरम पर था, जब अपने अच्छे समय में था, तो मध्य प्रदेश के सांची से स्टार्ट होता था और वाराणसी के, उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक इनका राज था। द फर्स्ट कैपिटल ऑफ कनिष्का वॉज एट पुरुषपुर। कनिष्क जब राजा बना तो उसने अपनी कैपिटल बनाई, अपनी राजधानी बनाई। तो सबसे पहले उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? पुरुषपुर। और ये पुरुषपुर को आज के समय में क्या कहते हैं? पेशावर। अब पेशावर कहाँ है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, पेशावर आपका पाकिस्तान में है। मथुरा वॉज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ कुषाण्स। मथुरा शहर जो कि आपके इंडिया में है, यूपी में है इस समय, ठीक है। मथुरा शहर भी कुषाणों की एक महत्वपूर्ण सिटी था। पुरुषपुर के बाद मथुरा का ही नंबर था, ठीक है। आगे देखते हैं। इट अपीयर्स टू हैव बीन देयर सेकेंड कैपिटल। मथुरा इनकी दूसरी कैपिटल के लिए विख्यात थी। मथुरा इनके समय मथुरा चरम पर थे, मथुरा का विकास काफ़ी हुआ था, ठीक है। मूर्ति कला के लिए, बाकी चीज़ों के लिए मथुरा फेमस था। इस वाले फिगर में आप देख रहे हैं कि इसमें कनिष्क की हेडलेस जो है कि मूर्ति, प्रतिमा जो है कि बनाई गई है। ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्का द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट फ्लोरिस्ट इन मथुरा। कनिष्क के शासनकाल में, उसके रूल में, ठीक है, मूर्ति बनाने की या कला बनाने की एक मथुरा शैली भी विकसित हो गई थी। इट ऑल्सो क्रिएटेड इमेज ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्व। और बुद्ध की प्रतिमाएं, बुद्ध के बारे में पेंटिंग वगैरह भी, ठीक है, उस जमाने की जो टेक्निक थी इस कला में बनी। कनिष्क वॉज वन ऑफ द ग्रेट पैट्रॉन्स ऑफ बुद्धिज्म। कनिष्क जो राजा था कुषाण वंश का, वो बौद्ध धर्म को पैट्रॉन करता था, बौद्ध धर्म का मानने वाला था। तो बौद्ध धर्म को क्या करता था? इनकरेज करता था, प्रोत्साहन करता था, ये मदद करता था। ही ऑर्गेनाइज्ड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। इसने बौद्ध विद्वानों को बुला करके, ठीक है, बौद्ध के जो संत थे, सन्यासी थे, उनको बुला करके 4th नंबर की क्या कराई थी? काउंसिल कराई थी, सभा कराई थी, मीटिंग कराई थी। एंड हेल्प टू स्प्रेड बुद्धिज्म टू सेंट्रल एशिया। और इसने चाइना में और मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया के देशों में बौद्ध धर्म को फैलाने का काम किया। अश्वघोष, अ पोइट इन हिज कोर्ट। और कनिष्क के दरबार में, इनके कोर्ट में अश्वघोष नाम के एक पोइट हुआ करते थे, ठीक है। इन्होंने बुद्ध चरित्र नाम का एक किताब लिखा था, ग्रंथ लिखा था, बायोग्राफी एक बुद्ध चरित्र में इन्होंने क्या लिखा था? भगवान बुद्ध की जीवन गाथा लिखी थी, उनके लाइफ के बारे में बताया गया था। हिज सक्सेसर्स कंटिन्यू टू रूल टिल अबाउट 230 सी। बाद में कनिष्क के बाद जितने राजा हुए वो 230 तक जो है कि राज कर पाए। बट द कुषाण पावर ग्रेजुअली डिक्लाइंड एंड दे वेयर रिप्लेस्ड बाय ससैनियंस ऑफ ईरान, ससैनियंस, ठीक है। और लेकिन कुछ समय बाद को ये कुषाणों में कनिष्क के जितना मजबूत राजा कोई नहीं हुआ। धीरे धीरे राजा कमज़ोर पड़ने लगे और करते करते वो वंश क्या हो गया? ख़त्म हो गया, ठीक है। तो उसका स्थान किसने लिया? तो ईरान से आए हुए ससैनियंस ने
उनका स्थान ले लिया। अब आगे पढ़ते हैं सातवाहन। ये भी एक महान वंश रहा है, महान राज परिवार रहा है जिसने भारत पे राज किया। इन्होंने कहाँ राज किया? सातवाहनास वर द पावरफुल रूलर्स इन द डेक्कन, दक्कन के प्रदेश में। अब डेक्कन किसे कहते हैं? तो उस ज़माने में, जिस ज़माने की ये बात है, उस ज़माने में महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा, और आप ये कह लीजिए कि मेन महाराष्ट्र और कर्नाटका, महाराष्ट्र और कर्नाटका का जो हिस्सा था उसको डेक्कन कहा जाता था। ऑल्सो नोन एज आंध्राज, तो आंध्रा भी उसको कहा जाता था। देयर कैपिटल वॉज प्रतिष्ठान, पैठन, और इनकी जो कैपिटल थी उस शहर का नाम प्रतिष्ठान था। आजकल के ज़माने में पैठन नाम का शहर है जो महाराष्ट्र में पाया जाता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ द सातवाहन वेर गौतमीपुत्र सातकर्णी, और इस राजवंश का, इस डायनेस्टी का जो सबसे फेमस रूलर था, जो सबसे शानदार राजा था, वो कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो ये जो वंश की एक खास बात ये थी कि ये लोग अपने माँ का नाम अपने आगे लिखते थे, ठीक है, और माँ के नाम से इनका राजवंश चलता था। जैसे गौतमीपुत्र सातकर्णी, तो राजा का नाम सातकर्णी था लेकिन उनके माता का नाम गौतमी था, तो माँ का नाम आगे लगाते थे, अपना नाम बाद में लगाते थे। इन एन इंस्क्रिप्शन इनग्रेव्ड ऑन द एंट्रेंस टू केव ऑफ नासिक, नासिक में एक गुफा प्राप्त हुई है जिसमें एक पत्थरों पे उकेर करके लेख लिखा गया है, जिसको नासिक इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। उसी में इस राजवंश के बारे में डिटेल में हमको जानकारी मिलती है। इनका राज कहाँ तक फैला था, ठीक है, कितने राजा इनमें हुए, इनका किंगडम कितना बड़ा था, ये सब वहाँ पे जानकारी ये मिलती है। अंडर गौतमीपुत्र सातकर्णी द सातवाहन रूलर्स एक्सटेंडेड ओवर आंध्र प्रदेश, और गौतमीपुत्र सातकर्णी जैसे शानदार राजा के होते हुए ये महाराष्ट्र से जीत करके ये आंध्र प्रदेश तक ये पहुँच गया, ठीक है। देयर ऑल्सो सीम्स टू बी कॉन्स्टेंट राइवलरी बिटवीन शक ऑफ वेस्ट इंडिया एंड सातवाहनास। तो पश्चिम भारत का मतलब आपका ये गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, और आपका पाकिस्तान का जो इलाका था, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का इलाका है जिसके वेस्ट भारत कहा जाता था। तो वेस्ट भारत में ये सातवाहनों की जो टक्कर होती थी वो किससे होती थी? आंध्र प्रदेश टू बिटवीन शकों से इनकी लड़ाइयाँ बार बार होती थी ज़मीन को लेकर के, और अपना राज्य विस्तार करने के लिए लेकर के, अपना राज्य बढ़ाने को लेकर के। द सातवाहनास वेर नोन एज द लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथ, क्योंकि ये महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश आपके दक्षिण साइड में पड़ते हैं, दक्षिण भारत में आते हैं ये राज्य, तो दक्षिणापथ के स्वामी ये कहे जाते थे। उधर ये बहुत पावरफुल शक्ति थे ये। द इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूटिंग लीडिंग साउथ इंडिया, और साउथ इंडिया की तरफ जो रास्ता जाता था बिजनेस वाला, जो रास्ते बने थे व्यापार के लिए, उन पे इनका कंट्रोल था। तो ये साउथ में ये एक बड़े पावर के रूप में इन्होंने अपने आप को स्थापित किया हुआ था। न्यू किंगडम्स इन साउथ इंडिया, अब दक्षिण भारत में नए राज्य कौन कौन से उदय हुए उस ज़माने में, आइए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ड्यूरिंग द सेम पीरियड, जिस समय आपके नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, नॉर्थ और वेस्टर्न इंडिया में इंडो ग्रीक, कुशाण्स और कनिष्क, सातवाहन वगैरह है, उसी समय उसी साइमल्टेनियस फेज में साउथ इंडिया में भी कुछ राजा हुए और कुछ डायनेस्टी, पावरफुल डायनेस्टी हुए। तो कह रहे इसी पीरियड में, ठीक है, कृष्णा नदी के आसपास द किंगडम्स वेयर चेर राजवंश था, चोल राजवंश था और पांड्या थे। चेल, चोल और पांड्या थे, चेर, चोल और पांड्या थे। दिस किंगडम स्टैब्लिश स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग कॉन्टैक्ट बिटवीन रोमन एम्पायर, और इन चेर राजाओं ने, चोल राजाओं ने और पांड्य राजाओं ने, ठीक है, रोमन एम्पायर से अपने अच्छे खासे व्यापारिक संबंध बना रखे थे, ट्रेडिंग होती थी। क्योंकि चेल, चोर, पांड्या जो थे ये साउथ इंडिया में थे, और साउथ इंडिया में होने के नाते ये सी से, अरब सागर से
और इंडियन ओशियन से इनका कांटेक्ट था, ठीक है। तो इनके पास नाव बनाने की अच्छी कला थी, तो वाटर के सहारे, समुद्र के सहारे व्यापार होता था। फ्रॉम द संगम लिटरेचर, और ये सब जानकारी हमको कहाँ मिलती हैं? तो संगम लिटरेचर से मिलती हैं, ठीक है। उस काल की रचनाओं को संगम रचना कहा गया। तो उस ज़माने के जो कवि हुए, जो विद्वान हुए, उन्होंने अपनी बातें लिखी हैं, तो उन्हीं सब साहित्यों से, लिटरेचर से, कहानियों से, नाटकों से हमें पता चलता है कि उस समय चेर, चोल और पांड्य वंश के राजाओं का रोमन एम्पायर के साथ बिजनेस रिलेशन था, यानी व्यापार होता था, बिजनेस होता था। यहाँ से सामान वहाँ जाता था बिकने के लिए, वहाँ से सामान यहाँ आता था बिकने के, खरीद बिक्री का काम जो है कि चलता रहता था। अब आगे आपका संगम लिटरेचर। द संगम लिटरेचर इज कंसिडर्ड टू बी द अर्लीस्ट नोन तमिल वेयर कंपोज्ड। तो तमिल लैंग्वेज में जो रचनाएं उसमें हुई, जो कहानियाँ, जो पोइम वगैरह लिखी गई, ठीक है, 200 BCE से 300 BCE तक के समय में जो लिखा गया, ठीक है, उसी समय की रचनाओं को हम क्या कहते हैं? संगम लिटरेचर कहते हैं, ठीक है। दिस टेक्स्ट वेर कंपोज्ड बाय पोएट्स, और ये लिखा किन के द्वारा गया? तो पोएट्स के द्वारा लिखा गया। हु असेंबल्ड इन कॉलेजेस एंड असेंबलीज, और ये कौन से पोएट होते थे? जो सभाओं में और कॉलेजों में, स्कूलों में इकट्ठे होते थे, या इनके बीच क्या करता था? वाद विवाद प्रतियोगिता, यानी कि इनके बीच एक्सटेम्पर होता था, ये आपस में किसी मुद्दे पे डिबेट करते थे। दीज असेंबलीज वेयर पैट्रोनाइज्ड बाय किंग्स एंड चीफ्स, और ये जो सभा वगैरह विद्वानों की जो सभा बुलाई जाती थी, जो मीटिंग बुलाई जाती थी, इसको फंड कौन करता था? तो उस जमाने के राजा किया करते थे। राजा हर चीज़ के शौकीन थे, नाच गाने के भी शौकीन थे, शिकार के भी शौकीन थे, और कविता कहानी सुनने के भी शौकीन हुआ करते थे। तो राजा के दरबार में ये पोएट आके रहा करते थे, और पोएट का खर्चा राजा लोग उठाते थे और राजाओं के बारे में लिखते थे। सच असेंबलीज वेयर कॉल्ड संगम, और इन विद्वानों को जब बुलाया जाता था, ठीक है, कविता सुनाने के लिए, कहानियाँ सुनाने के लिए, कुछ लिखने के लिए, पोइम लिखने के लिए, ठीक है, तो उसको संगम कहा जाता था। और मीटिंग पॉइंट, इंग्लिश में मीटिंग पॉइंट और हिंदी में संगम कहा जाता था, क्योंकि मिलने को ही तो संगम कहा जाता है। इसलिए इन लिटरेचर्स का, ऐसे कविताओं का, कहानियों का या लिटरेचर का नाम क्या पड़ गया? संगम लिटरेचर पड़ गया। द लिटरेचर प्रोड्यूस्ड इन दीज असेंबलीज वेयर नोन एज संगम लिटरेचर। वही बात है कि इस असेंबलीज में, इन सभाओं में, मीटिंग्स में जो साहित्य लिखा गया, जो कविता, कहानियाँ, जो चीज़ें लिखी गई, उनको संगम लिटरेचर के नाम से जाना गया। दी 3 such संगम आर मेंशनड इन टू हैव बीन हेल्ड एट मदुराई पांड्या कैपिटल, और पांड्य राजाओं का जो कैपिटल था मदुरई, वहाँ पे ये संगम होते थे, और वहाँ के लिटरेचर काफ़ी फेमस है, ठीक है। अब नंबर आता है आपका पांड्य राजाओं का। पांड्य कौन थे भाई? द पांड्याज रूल्ड इन द एरियाज अराउंड मदुरई। मदुरई का जो इलाका है, आप जब जाएंगे साउथ इंडिया में, मदुरई में, तो मदुरई जो इलाका है उसी के आसपास पांड्य राजा राज करते थे, ये उनके कैपिटल थी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटी ऑफ किंगडम वॉज कोरकई, और ये जो जहाँ राज करते थे जिस एरिया में, वो समुद्र से एरिया टच करता था, तो वहाँ कोरकाई नाम का एक क्या था? तो पोर्ट सिटी थी, बंदरगाह था, जहाँ बहुत सारी जहाज़ें खड़ी रहती हैं और सामान लादा जाता है, सामान अपलोड या डाउनलोड किया जाता है, नीचे उतारा जाता है, रखा जाता है उस पर सामान। उस जगह को पोर्ट कहते हैं, बंदरगाह कहते हैं। द संगम लिटरेचर रेफर्स टू 1 और 2 पांड्य किंग्स। संगम लिटरेचर में 1 से 2 पांड्य राजाओं के बारे में बताया गया है। द पांड्याज वेयर प्रॉस्पेरस ऑन अकाउंट ऑफ देयर ट्रेडिंग, और उसमें बताया गया है कि पांड्य जो राजा थे वो व्यापार में क्या थे? संपन्न थे, प्रॉस्पेरस थे। व्यापार करके, बिजनेस करके रोमन एम्पायर से उनके पास अच्छे खासे पैसे इकट्ठे हो गए थे। फिर चोल के बारे में बताया गया है। द चोल किंगडम नोन एज चोलमंडलम,
चोल राजा राजा तो जो थे, ये साउथ इंडिया के सबसे पावरफुल राजवंशों में से एक था। और इनका जो बिजनेस होता था वो आपके इंडोनेशिया, उस ज़माने में जो आप आज जो आपका थाईलैंड है, ठीक है, इंडोनेशिया और जो वियतनाम वगैरह जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, इंडो चाइनीज़ जो कंट्री हैं, वहाँ तक इनका जो है कि बिजनेस हुआ करता था। और शैलेंद्र वंश के एक राजा थे, तो उनका वो शैलेंद्र वंश के जो राजा थे, उनका कब्जा आपके थाईलैंड में भी था, और ये आपके कंबोडिया वगैरह जो था, जो इंडोनेशिया वगैरह था, तो वहाँ पे इन्हीं वो वंश के राजा राज करते थे किसी समय। और संसार का सबसे बड़ा जो हिंदू मंदिर है अंकोर वाट कंबोडिया में, वो इन्हीं राजाओं द्वारा बनाया गया था। सोचिए हिंदुओं का सबसे जो बड़ा मंदिर है, सबसे बड़ा मंदिर जो है भगवान विष्णु का, वो इंडिया में है ही नहीं। वो कहाँ है? वो कंबोडिया में है। कंबोडिया के अंकोर वाट नाम के जगह पे है। आज भी आप जब जाएंगे इंडोनेशिया में, तो कई सारे ऐसे इंडोनेशिया में आइलैंड हैं जहाँ बुद्ध या हिंदू मंदिर आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। और जब खुदाइयाँ होती हैं कुछ बनाने के लिए, सड़कें कुछ बनाने के लिए, तो बहुत सारे जो है कि देवी देवताओं की मूर्तियाँ वहाँ पे निकलती हैं। वहाँ तक हम थे, वहाँ तक हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार था। देयर कैपिटल सिटी वॉज उरैयूर, और इनकी जो राजधानी थी, कैपिटल क्या थी? उरैयूर थी। कावेरी नदी किनारे ये इनका पूरा राज्य था। देयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट वाज पुहार या कावेरी पट्टनम। इनका जो सबसे महत्वपूर्ण पोर्ट था, जिसके सहारे ये नाव के, ये जहाज के, पानी वाले जहाज के सहारे, यानी बोट के सहारे जो व्यापार करते थे, वो कावेरी पट्टनम था। कराईकल वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस चोल रूलर ऑफ द पीरियड। कराईकल नाम का एक राजा था जो सबसे प्रतापी, सबसे शानदार चोल राजाओं में से हुआ था। राजेंद्र चोल भी एक महान शासक थे चोल वंश के, ठीक है, जो बहुत प्रतापी थे। राजेंद्र चोल के समय चोल राजवंश अपने सफलता के शिखर पे था, बहुत प्रतापीय थे। चोल राजाओं ने श्रीलंका तक को जीत लिया था, और कहीं कहीं कुछ किताबों में वर्णन मिलता है कि इन्होंने मालदीव पर भी अटैक करके उसको भी जीता था, ठीक है। और इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम वगैरह जो लाओस वजह जो देश थे, यहाँ तक भी उन्हें वो शासन करते थे, ठीक है। यानी यहाँ से लेके इंडोनेशिया तक, इंडियन ओशियन, जो हिंद महासागर में इंडियन ओशियन में जो देश थे छोटे मोटे, वो सब इन्होंने जीत रखे थे, या तो जीत रखे थे, या तो वहाँ पे इनका बिजनेस चलता था, इनका वहाँ पे इनका सिक्का वहाँ चलता था, इनका वहाँ प्रभुत्व चलता था। चेर जो राजवंश था, चेर रूल्ड ओवर कावेरी केरला पार्ट ऑफ द तमिलनाडु, ठीक है। केरला और कुछ तमिलनाडु के हिस्से में चेर राजा राज करते थे। दे वर ऑल्सो नोन एज द केरल पुत्रास, उनको केरल पुत्र कहा जाता था। देयर कैपिटल सिटी वॉज वंजी, वंजी में उनका राजधानी था, कैपिटल सिटी था। मुजरीस वॉज सेफ पोर्ट, चीफ पोर्ट ऑफ द चेर। मुजरीस जो है ये उनका मुख्य रूप से पोर्ट था, जहाँ से ये पानी वाले जहाज के सहारे ये व्यापार करते थे। इट वॉज हियर वेयर द रोमन्स हैड सेट अप देयर पोस्ट, और यही वो जगह है जहाँ रोमन लोगों ने अपना एक पोस्ट खोला था बिजनेस करने के लिए। भाई मान लीजिए आप बिजनेस करने में सामान लाएंगे, तो सामान कहीं रखेंगे कि नहीं रखेंगे? ऐसा थोड़ी था कि आप पानी वाले जहाज पे अपना सारा सामान रखेंगे, उसमें रखने में खतरा था। तो सामान एक जगह उतारते थे, सामानों की गिनती होती थी, फिर जिनको देना होता था उनको ये व्यापार में, बिजनेस में बेचते थे। तो पोस्ट अपना रोमन राजाओं की तरफ से यहाँ पे एक स्थापित किया गया था, ठीक है। अब ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, तो एक्सप्लेनेशन थोड़ा लंबा हो रहा है, वीडियो भी लंबी हो रही है। और आप जानते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं बनाता, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियोस आप देखते नहीं हैं, देखते भी हैं तो बहुत भगा भगा के स्किप करके आप लोग देखते हैं। तो पहला पार्ट में यहीं तक मैं रोकता हूँ, जल्दी मैं इसका सेकंड पार्ट भी ले आऊँगा और आपको पूरा एक्सप्लेनेशन उसमें दूंगा। तो ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि क्लास 6 तो आप पास हो जाएंगे, जब आप क्लास 7 में जाएंगे
तो क्लास 7 के न्यू लॉन्गमैन विस्टास पूरी बुक मैंने एक्सप्लेन करके आपके लिए एडवांस में ही अपने चैनल पे रख दी है। सारे के सारे क्लास 7 के न्यू लॉन्गमैन विस्टास वीडियो आप पा जाएंगे। और इसके अलावा मैंने एक लैंडमार्क की बुक आती है, उसकी भी मैंने क्लास 7 और 8 की सारी एक्सप्लेनेशन वीडियोस मैंने अपने इस चैनल पे बना रखे हैं। तो मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।